नीतीश कुमार ने मनोहर प्रसाद को कांग्रेस में शामिल करा करके चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के सिर के ऊपर, और तब से वो कांग्रेस के साथ ही थे। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन देकर नीतीश कुमार के प्रति जो उनका कर्ज था उसको चुका दिया। ठीक है ना, वो चाहते थे कि भाई लीजिए, आपने बहुत मेरा एहसान किया है, हमको राजनीति में लाया, विधायक बनाया, तो हम भी आपको राज्यसभा भेज देते हैं। तो जरूरी था जेडीयू को वोट, और जेडीयू ने पुराने रिश्ते और मदद की याद दिलाई तो बदल गए। ऑपरेशन लोटस 3 महीने पहले बन गई थी, ऐसे हुआ राज्यसभा चुनाव में खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को राज्यसभा में समर्थन देने का ऐलान कर तेजस्वी यादव की मुश्किलों को बहुत आसान बना दिया था। आरजेडी को एक सीट जीतने के लिए 6 विधायकों की जरूरत थी। ओवैसी के समर्थन से एक झटके में उन्हें 5 विधायक मिल गए। केवल एक विधायक का जुगाड़ कर तेजस्वी यादव बाजी पलट सकते थे, लेकिन फेल हो गए। कैसे हुआ ये सब कुछ, इसके पीछे ऑपरेशन लोटस का कमाल था। जी हाँ, आइए विस्तार में जानते हैं क्या है ये ऑपरेशन लोटस, और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जा रही थी, फिर कैसे हार हो गई, इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जब एमआईएम ने ऐलान कर दिया कि आरजेडी के पक्ष में वो मतदान उसके विधायक करेंगे और बीएसपी का विधायक भी साथ नजर आने लगा, तब तो कोई संदेह ही नहीं था। अब भाई 41 विधायकों का समर्थन चाहिए था, 35 महागठबंधन के पास पहले से विधायक थे, 5 एमआईएम का समर्थन मिल गया तो 40 हो गए, एक बीएसपी का विधायक भी आ गया 41। तो गणित तो साफ दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी को हराना मुश्किल है, उनके उम्मीदवार की जीत पक्की है। लेकिन जो दिख रहा था वो सच नहीं था, पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा था। भाई तेजस्वी को कहाँ ये संदेह होगा कि मेरे पार्टी के विधायक तोड़ लिए जाएंगे। हाँ, कांग्रेस के 3 विधायक नहीं देंगे वोट या खेला कर सकते हैं, ये चर्चा थी, लेकिन उसको कितनी गंभीरता से कांग्रेस ने लिया कि उसके विधायक संभल नहीं पाए, ये भी बड़ा सवाल है। तो बीजेपी को पहले से पता था कि ओवैसी और बीएसपी के विधायक को तेजस्वी यादव मैनेज कर लेंगे। भाई एमआईएम बीजेपी के लिए तो वोट देगा नहीं, तो पैसा लेकर या सिद्धांत के आधार पर किसी तरह से वोट तो देगा महागठबंधन को, और वैसा ही हुआ। एमआईएम ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान कर दिया और महागठबंधन के विधायकों को पाले में लाने की तैयारी एनडीए ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद शुरू कर दी थी। मतलब एक चुनाव जीता नहीं, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। बीजेपी की यही खासियत है। चुनाव नतीजे 10 दिन बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और आपको याद होगा सभी विधायक शपथ ले लिए थे। इसी बीच एक अचानक खबर आई थी कि कांग्रेस के नए विधायकों के साथ एनडीए के बड़े नेताओं की मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद ये चर्चा होने लगी कि कांग्रेस के विधायक कभी भी टूटकर एनडीए के किसी दल का दामन थाम सकते हैं। कोई कह रहा था कि बीजेपी में जाएंगे, कोई कह रहा था जेडीयू में जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो दिसंबर से ही ये चर्चा थी। फिर कांग्रेस ने क्या किया अपने पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए, सबसे बड़ा सवाल है। आरजेडी का विधायक टूटेगा कोई, ये नहीं किसी को संदेह था, लेकिन एक वो भी टूट गया। सर, ऐसे में एनडीए के पास तो पहले से ही बहुमत था, फिर भी कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डाला जा रहा था। तो भाई सरकार बनाने के लिए बहुमत था ना, विधानसभा में बहुमत है, 202 विधायक हैं, लेकिन यहाँ तो राज्यसभा चुनाव जिताने की बात थी ना, और इसमें 5 सीट जीतने के लिए ज़्यादा सीट चाहिए था, 205 सीट चाहिए था। एनडीए के पास केवल 202 सीट थे, तो एनडीए ने शुरू कर दिया था तैयारी विधानसभा चुनाव के बाद ही कि कैसे 202 को 205 में बदला जाए। और कांग्रेस के विधायक कमजोर कड़ी थे, तो उनके साथ सिटिंग गेटिंग शुरू हो गया था। देखिए, 202 विधायकों की बम्पर जीत के बावजूद एनडीए आखिर 6 विधायकों वाली कांग्रेस में संगमारी करेगी, ऐसा किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन कोई ये सोच ही नहीं रहा था कि ये संधमारी राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी से शुरू हो सकती है। उसी समय से एनडीए ने मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और इसकी भनक तक नहीं लगी किसी को। राज्यसभा चुनाव में सभी 5 सीटें जीतने के लिए एनडीए की तरफ से तैयारी शुरू हो गई थी और उसी के आधार पर एनडीए ने 5 उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। ठीक है, क्योंकि अगर 4 ही उम्मीदवार कायदे से जीत सकते थे, 2 जेडीयू के 2 बीजेपी के, फिर भी जरूरी नंबर्स नहीं होने के बावजूद बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया।
हाँ, अपने पार्टी के नेता प्रदेश महामंत्री सुरेश राम को 5वां कैंडिडेट बना दिया। तभी ये समझ जाना चाहिए था कि भाई खेल है। बीजेपी हारने के लिए कैंडिडेट बना दी अपनी पार्टी के सीनियर नेता को, और भी दलित नेता को, जिसको कहा जा रहा था कि बलि का बकरा बना दिया बीजेपी ने। तो खेला पहले बीजेपी कर चुकी थी। गठबंधन के नेता ओवैसी के समर्थन और बीएसपी के एक विधायक के पाले में लाने के बाद एकदम निश्चिंत थे, आश्वस्त थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके किले में पहले से संधमारी हो चुकी है। मतलब 3 कांग्रेस के, 1 आरजेडी का विधायक गायब हो चुके हैं, और चुनाव जब हुआ तो वही हुआ। मतलब आखिरी क्षण में खेला हो गया और कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक वोट देने पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल। सोमवार को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 6 कैंडिडेट मैदान में थे। एनडीए की तरफ से 5 कैंडिडेट, सीएम नीतीश कुमार, हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश राम। जबकि आरजेडी की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था। एक विधायक को जिताने के लिए 41 विधायकों के वोट की ज़रूरत थी। एनडीए के 202 विधायक हैं, ऐसे में 5 सीट जीतने के लिए 3 और विधायकों के समर्थन जरूरी था। और जबकि आरजेडी को एमआईएम का समर्थन मिलने के बाद केवल 1 विधायक के समर्थन की जरूरत थी, और उसका जुगाड़ आरजेडी ने कर लिया था। बीएसपी के विधायक को पटा लिया था। और लग रहा था कि जीत एकदम पक्की है आरजेडी की। लेकिन चुनाव से पहले एकजुट दिख रहे विपक्ष को तब झटका लगा जब कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी का 1 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ, इसके पीछे बीजेपी की महीनों की प्लानिंग थी। दिसंबर से योजना बनाकर बीजेपी काम कर रही थी, और उसका रिजल्ट दिखा मार्च में। मतलब सम्राट चौधरी ने आखिरकार अपने राजनीतिक कौशल को दिखा दिया। बिल्कुल। अगर चुनाव एनडीए हारता तो सम्राट चौधरी के माथे पर ही ठिकरा फूटता। कहा जाता कि सम्राट चौधरी में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वो राज्यसभा की 1 सीट तक नहीं जिता पाए। लेकिन सम्राट चौधरी ने तो ऑपरेशन लोटस पहले ही शुरू कर दिया था, जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगने दी। और सम्राट ने ऑपरेशन लोटस में पार्टी के कई सीनियर नेताओं को भी इन्वॉल्व करके रखा था। ये नहीं था कि अकेले सब कुछ कर रहे थे। पहली मीटिंग जेडीयू नेता मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई थी। कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि उस पार्टी का अब कोई फ्यूचर नहीं है, उसे छोड़कर एनडीए के पाले में आ जाना चाहिए। विधायकों को तोड़ने के लिए उनकी जाति के नेता भी लगे हुए थे। इसके अलावा नेताओं के पुराने संबंध को भी भुनाया गया। इतना ही नहीं, इलाकावार भी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इन सब की अगुवाई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे थे, और अशोक चौधरी कांग्रेस को तोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे। पहले भी कांग्रेस को उन्होंने ही तोड़ा था जेडीयू में जब आए थे। इस बार भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपना जो कौशल दिखाया है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सर, तो इसमें सीनियर आईएएस भी डील में शामिल थे और कांग्रेस विधायकों को योजनाओं का प्रलोभन भी दे दिया था। हाँ, सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन लोटस में केवल नेता ही नहीं लगे थे, अधिकारी भी लगे थे। और आईएएस अधिकारियों के स्तर पर भी विधायकों को समझाया गया कि भाई, आप सत्ताधारी दल का साथ दीजिएगा तो आपको योजनाएं मिलेंगी। भाई, विधायक हैं तो आपको अपने क्षेत्र में काम करवाना पड़ता है ना। जो विधायक अपने क्षेत्र में काम नहीं कराएगा उसका कोई मोल रहेगा। तो समझाया गया कि भाई, आप कांग्रेस के विधायक रहते हुए भी, आरजेडी के विधायक रहते हुए भी एनडीए की सरकार में अपने क्षेत्र में काम करा पाएंगे, योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो उधर रह के क्या करिएगा? आरजेडी में क्या होने वाला है और कांग्रेस में क्या होने वाला है? विधायकों को पूरा उनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्हें इलाके की योजनाओं के अलावा कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए। कई विधायकों को कहा जा रहा है कि भय भी दिखाया गया। जैसे तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। मतलब उनका यही कहना है कि भय भी दिखाया गया, डराया धमकाया भी गया, पैसा भी दिया गया, लालच भी दिया गया। तो होता है चुनाव में। तेजस्वी यादव जी माला लेकर थोड़े बैठे होंगे, और उनके उम्मीदवार एडी सिंह, वो भी तो हर हथकंडा अपना ही रहे थे। लेकिन वो देर से उन्होंने शुरुआत की अपने अभियान की। उसके पहले ऑपरेशन लोटस हो चुका था, और जब रिजल्ट आया तो पता चल गया कि क्या खेल था। सर, तो कांग्रेस ही सॉफ्ट टारगेट क्यों हुई? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपना चुनाव हार गए हैं।
भीतरी कलह के कारण प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलवारू ज़्यादातर बिहार से बाहर ही रह रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव के 100 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। कांग्रेस के एक विधायक के नाम नहीं, कांग्रेस के एक विधायक के अनुसार कांग्रेस लीडरशिप को इस बात की जानकारी थी कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में विधायकों की बैठक भी बुलाई गई थी, बिहार प्रदेश के नेता भी उसमें शामिल थे और फिर भी कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया कि जो विधायक नाराज है, जो पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और उसका ही असर माना जा रहा है। देखिए, कोई ठोस कार्रवाई सीनियर नेताओं के तरफ से नहीं हुई, पहल नहीं हुई। अगर राहुल गांधी ने या खड़गे ने बहुत ठोस कार्रवाई की होती विधायकों की शिकायत को लेकर, विधायकों को मनाने को लेकर, तो शायद बात बन गई होती, लेकिन गंभीरता से नहीं लिया पार्टी ने। अब पार्टी सोच रही होगी कि भाई ऐसे ही एनडीए के पास 202 विधायक हैं, उनको क्या जरूरत है। ये नहीं सोचा कि राज्यसभा में जरूरी पड़ेगा। वहाँ एनडीए के लोग बीजेपी राज्यसभा चुनाव को टारगेट करके योजना बना रही थी, ऑपरेशन लोटस चला रही थी और कांग्रेस और आरजेडी के लोग निश्चिंत थे कि अरे भाई सरकार बनाने के लिए विधायक की जरूरत थोड़े है कि तोड़ लेगी बीजेपी। राज्यसभा चुनाव क्यों भूल गए थे कि 3 महीने बाद राज्यसभा चुनाव है, तो भूल गए तो खामियाजा भुगतिए। अब 3 विधायकों ने कर दिया, गच्चा दे दिया। सर, तो ऐसे में अब आगे क्या होने वाला और खेल करने वाले कांग्रेस और आरजेडी विधायक जो फैजल रहमान है, उनकी सदस्यता भी तो खतरे में पड़ सकती है। देखिए, आरजेडी विधायक फैसल रहमान 2025 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका से चुनाव जीते हैं। उन्हें सिर्फ 178 वोटों से जीत मिली है। उनकी इस जीत को यहीं से बीजेपी के प्रत्याशी पवन जायसवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इन पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इनके पक्ष में 400 ऐसे वोट पड़े जो वोटिंग के दिन विदेश में थे। ऐसे में इनकी सदस्यता को ही खतरा है। तो बेचारे दबाव, सोचिए कितना दबाव में थे। और दूसरे सुरेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के विधायक हैं, पश्चिम चंपारण जिला से आए हैं, वाल्मीकि नगर से पहली बार जीते हैं चुनाव। तो पहली बार चुनाव जीते हैं, कितना राजनीतिक अनुभव होगा और कितनी लॉयल्टी होगी। वो दूसरी पार्टी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी से एनडीए की तरफ से चुनाव वो लड़ चुके थे, तब चुनाव हार गए थे। कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा को उनकी ज़रूरत पड़ी राज्यसभा चुनाव में, तो उनके लिए वफादारी दिखा दिया। कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास का जहाँ तक सवाल है, वो फारबिसगंज से पहली बार विधायक बने हैं। केवट समाज से आते हैं, मतलब ईबीसी समाज से आते हैं। और मनोज विश्वास ने बीजेपी के विद्यासागर केसरी को महज 221 वोटों से चुनाव हराया है। इससे पहले जेडीयू और आरजेडी में रह चुके हैं वो। अब मनोज अपने पॉलिटिकल करियर को देखते हुए एनडीए के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सीट तो एनडीए की है। भले बबुल के पेड़ के नीचे आम मिल गया, हमेशा नहीं मिलेगा। तो जानते हैं कि राजनीतिक करियर बनाए रखना है तो एनडीए के साथ जाना जरूरी है। तो उन्होंने एनडीए का साथ दे दिया, अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर लिया। तो ये कारण है। सर, तो ऐसे में कांग्रेस के जो सीनियर नेता है मनोहर प्रसाद सिंह, ऐसा क्यों किया उन्होंने? हाँ, कांग्रेस के विधायक मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से 4थी बार विधायक बने हैं और जेडीयू के पुराने नेता रहे हैं। आईपीएस अफसर थे। रिटायरमेंट के बाद 2005 में जेडीयू से जुड़े। 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2015 विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत मनिहारी सीट कांग्रेस के झोली में चली गई। नीतीश कुमार ने मनोहर प्रसाद को कांग्रेस में शामिल करा करके चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के सिंबल पर, और तब से वो कांग्रेस के साथ ही थे। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन देकर नीतीश कुमार के प्रति जो उनका कर्ज था उसको चुका दिया। ठीक है ना। वो चाहते थे कि भाई लीजिए, आपने बहुत मेरा एहसान किया है, हमको राजनीति में लाया, विधायक बनाया, तो हम भी आपको राज्यसभा भेज देते हैं। तो जरूरी था जेडीयू को वोट, और जेडीयू ने पुराने रिश्ते और मदद की याद दिलाई तो बदल गए। और ऐसे भी वो नाराज थे क्योंकि कांग्रेस के विधायक दल का नेता बनना चाहते थे वो, और कांग्रेस ये पद उनको दे नहीं रही थी। तो नाराजगी तो थी पार्टी में, और कुछ इस तरीके से निकले। हाँ, तो बिल्कुल बड़ा खेल हुआ ऑपरेशन लोटस। जी हाँ, ऑपरेशन लोटस से तेजस्वी यादव को सबक लेनी चाहिए।
तो सुना आपने, तो ऑपरेशन लोटस ने किया है बड़ा खेला। अब इस ऑपरेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।